राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज ढेर सारी बात है जो राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करेंगे, जहां चुनाव प्रचार 4 बजे थम गया और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी द्वारा अंतिम दिन प्रचार के पूरे जोर शोर से अपनी ताकत झोंककर मतदाताओं को आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। 4 तारीख को चुनाव होने हैं और 7 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 7 को फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि दिल्ली के मतदाता इस बार पुनः भाजपा को सत्ता सौंपती है या भाजपा को सत्ता से अलग कर किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी को निगम में चुनकर भेजती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह में दिल्ली की राजनीति में भाजपा एग्रेसिव होकर मतदाताओं को अपने किए गए कार्यों को बताने में सफल रहा, वहीं आम आदमी पार्टी जो पहले एक तरफा चुनाव में जीतती नजर आ रही थी, उसकी स्थिति कई कारणों से पिछड़ती चली गई। दिल्ली के मतदाता बड़े ही होशियार हैं, उनका निर्णय काफ़ी पहले हो जाता है कि उन्हें क्या करना है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो। दिल्ली के मतदाता काफ़ी सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करते हैं और जिस दल को वे जिताना चाहते हैं उस दल को वे वोट देते और उसके ही प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। चुनाव प्रचार 4 बजे थमने के बाद सभी प्रत्याशी अब गुप्त तरीके से मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का जो झुकाव है, मतदाताओं के मन में जो बातें चल रही है, उसमें कई सारी चीज़ें मतदाताओं ने बातचीत के क्रम में मीडिया के सामने में रखा। मतदाताओं ने सवाल उठाया कि भाजपा 15 वर्षों से निगम में सत्तारूढ़ है और ठीक चुनाव के ऐन वक्त तीनों निगमों को भक्त कर करके एक कर दिया गया। अगर यही काम भाजपा को करना था तो यह काम पहले भी किया जा सकता था और निर्धारित समय पर चुनाव कराया जा सकता था। यह भाजपा पर आरोप लग रहा है और मतदाता इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के कारण आम आदमी पार्टी की काफ़ी किरकिरी हो रही है। जो एक मंत्री जब गिरफ्तार होकर जेल के अंदर पहुंच गया तो उसे इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन के वीडियो लगातार पब्लिक डोमेन में आते रहे और उस पर बहस होती रही, उसके बावजूद भी मंत्री द्वारा इस्तीफा न दिया जाना, फिर जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाना और उस जांच कमेटी द्वारा सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर दिए जा रहे विशेष सुविधा की चर्चा किया जाना मतदाताओं को काफ़ी प्रभावित करने का काम किया है। उसी के बीच जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आई और आत्महत्या करने के बाद संदीप भारद्वाज के कारण जो आम आदमी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह लगे, उसके संदर्भ में भी संपूर्ण क्षेत्र में ही नहीं दिल्ली में यह एक चर्चा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता की बात कहती है, जो मैं सत्ता के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आना चाहता हूं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी
भाजपा और कांग्रेस की तरह ही सभी चीज़ों को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करती नजर आ रही है। यह मतदाताओं को खटक रहा है और इस पर भी मतदाता चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति इस निगम चुनाव में भी काफ़ी बेहतर नहीं नज़र आ रही, लेकिन ढेर सारे मतदाता ने इस प्रतिनिधि को बताया है कि उन दोनों दलों के अपेक्षा कांग्रेस के शासनकाल में, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली में निगम में कांग्रेस शासन कर रही थी, तो स्थिति इससे बेहतर थी। इसीलिए कांग्रेस की पुनः वापसी भी अगर मतदाता कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे जो स्थिति अभी तक दिखी है, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कई जगह नजर आ रही है, तो कई जगह भाजपा और कांग्रेस में भी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। हो सकता है कहीं भाजपा के प्रत्याशी विजयी हो तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हो, और अधिकांश जगह मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही नजर आई है। अब 4 तारीख को मतदाता तय करेंगे जो उन्हें किसे निगम में भेजना है, जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके और दिल्ली को साफ सुथरा बना सके। संदीप भारद्वाज की मौत के बाद मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम सीटों पर आपकी स्थिति काफ़ी दयनीय नज़र आ रही है। ऐसे आपके लीडर लगातार प्रयास कर रहे हैं मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे अन्य विषय पर और संदीप भारद्वाज की मौत पर भी। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर, आप कहीं जाए नहीं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार थमने की और 4 तारीख को नगर निगम चुनाव जो होने जा रही है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज द्वारा किए गए आत्महत्या के बाद आपकी स्थिति मोती नगर विधानसभा में क्या है, हम आपको बताएं कि संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी का नेता, अपने मौत से पहले उसने कभी इस बात का चर्चा नहीं किया कि वे इस तरीके का भी कदम उठा सकता है। यह बातें लगातार चर्चा में आ रही है। जो पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के कारण संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच जब तक सीबीआई द्वारा नहीं कराई जाएगी तब तक संदीप भारद्वाज के मौत का असली कारण सामने नहीं आ पाएगा। संदीप भारद्वाज के खिलाफ और वर्तमान विधायक शिवचरण गोयल के खिलाफ
दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में और पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें लोकल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर का भी नाम डाल दिया गया था और इन तीनों के खिलाफ शिकायतें की गई थी। जिस व्यक्ति के नाम से यह शिकायत भेजा गया था एलजी कार्यालय को और पुलिस कमिश्नर को, जब जांच के क्रम में वह नाम सामने आया तो उस व्यक्ति ने लिखित में दे दिया जो कि यह उसका हस्ताक्षर है ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि संदीप भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल और इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन को फंसाने की साजिश आखिर कौन कर रहा था, और उसने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह शिकायत पत्र क्यों भेजी थी, क्यों फंसाने का साजिश रचा गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता राजू मग्गो ने लिखित में इस बात का खंडन किया जो कि उस आवेदन पर, उस शिकायत पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं, और वह शिकायत पत्र के साथ उसकी कॉपी राजू मग्गो द्वारा दी गई स्पष्टीकरण जो उनके हस्ताक्षर नहीं है, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भी भेज दी गई। तो कहीं न कहीं यह मामला जो है सो जांच का विषय है, जो आखिर संदीप भारद्वाज को, एमएलए शिवचरण गोयल को और इंडिया दर्पण के संपादक को कोई क्यों फंसाने के लिए इस तरीके की झूठी शिकायतें की थी। इसके अतिरिक्त संदीप भारद्वाज लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, स्लम क्षेत्र में और रिहायशी इलाके में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। जो बातें जो निकल कर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के कारण कई राजनेताओं को परेशानी उत्पन्न होने लगी थी और वे संदीप भारद्वाज को रास्ता से हटाना चाह रहे थे, जो किसी भी प्रकार राजनीतिक से वह दरकिनार हो। लेकिन संदीप भारद्वाज आत्महत्या कर लेगा इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जिस दिन संदीप भारद्वाज का दाह संस्कार किया जा रहा था पंजाबी बाग शमशान घाट में, उस दिन भारी पुलिस से बंदोबस्त की गई थी और सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग वहाँ काफ़ी मात्रा में एकत्र होकर करके अपनी संवेदना भी व्यक्त किए थे। इससे यह ज्ञात होता था कि संदीप भारद्वाज सभी दलों में लोकप्रिय थे, सभी के चहेते थे। यह एक बहुत गंभीर विषय है, चूँकि अभी चुनाव का समय है, 4 तारीख को मतदान होने हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर अधिक बात करने की जगह दिल्ली के उपराज्यपाल को और पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच गंभीरता से करानी चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की मांग करनी चाहिए जो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आखिर वह कौन लोग हैं जो कि झूठी शिकायत किसी के नाम पर कर इस व्यक्ति को, संदीप भारद्वाज को या आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल को या चर्चित समाचार पत्र दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक को फंसाने के लिए यह झूठी आरोप लगाते हुए शिकायतें की थी। और जिस व्यक्ति के नाम से वह शिकायत किया गया था, वह व्यक्ति खुद लिख करके जब दे रहा है जो कि उसके हस्ताक्षर फर्जी किए गए हैं, आरोप गलत लगाए गए हैं, तो यह मामला और भी गंभीर और संगीन बनता है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह उप सचिव सौम्या चौरसिया के पीछे काफ़ी समय से ईडी लगी हुई थी, जांच पड़ताल चल रहा था,
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी से कहा है कि आप अपने अपने जिला के कार्यों का प्रतिवेदन जो है 15 दिनों पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को भेजें, ताकि कानून और व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वहीं बैरिकेड के मामले को लेकर न्यायालय भी सख्त हो उठा है और निर्देश दिया है दिल्ली पुलिस को, जो कि जहां जहां बैरिकेडिंग की जाती है वहां पुलिसकर्मी या आरडब्ल्यूए के लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर कोई नहीं रहते तो फिर वहाँ बैरिकेड कैसे की जाती है, और इस पर जो है उन्होंने न्यायालय ने अपना रिपोर्ट मांगा है जो दिल्ली पुलिस को देना है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विषयों पर अब तक हम कई मीटिंग करा चुके हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम सदस्यों को मंत्रालय में हो रहे कामकाज से अवगत कराएं और भविष्य में होने वाले कामों की रूपरेखा बताएं। हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नेवी और कोस्ट गार्ड आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, और नेवी और कोस्ट गार्ड की मजबूती ये तभी संभव है जब हम उन्हें अत्याधुनिक जहाज एवं हथियारों से पूरी तरह से लैस करते हैं, और इस हिसाब में हमारे शिपयार्ड्स एक अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। डिफेंस शिपयार्ड्स ने जो हमारे प्रधानमंत्री का एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत के सपने को भी चरितार्थ करने की दृष्टि से काफी अच्छा काम किया है, और आने वाले समय में हमारे शिपयार्ड्स को न सिर्फ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, बल्कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कॉम्पिटिटिव बेसिस पर अर्जित करनी होगी। आज जब मैं यह बातें आप सभी के सामने रख रहा हूं, तो उससे मेरा मतलब यह नहीं है कि हमने प्रगति की अपनी सारी हाइट्स को, सारी ऊंचाइयों को हमने हासिल कर लिया है। यह बताना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से वोट की अपील की। ये चुनाव केवल हमारे राजू पारगी जी का नहीं है, ये चुनाव राज्य के लिए और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। खास करके ये चुनाव बड़ा महत्व रखती है गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, गुजरात के दलितों के लिए, गुजरात के आदिवासियों के लिए, गुजरात के अल्पसंख्यक के लिए और गुजरात के पिछड़े हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। 27 साल से गुजरात में किनकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोगों को नौकरियां दिलाने के काबिल नहीं है, पानी की व्यवस्था करने में काबिल नहीं है, तो फिर किस काम के हैं आप? लोग आपके हाथ में सत्ता दिए, लेकिन आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे, और यहाँ तक कि अपने सरकारें तो उनकी बदलते जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। और फिर बार बार हमको ये प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 27 साल तो तुम ही हुकूमत किए हो, इसके पहले जनता पार्टी के नाम से भी आप हुकूमत किए हो। अब 9 साल से देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ही है। यहाँ पर तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भाइयों, हमको ये जरूरत है आज कांग्रेस पार्टी को फिर से यहाँ सत्ता में लाने की आवश्यकता है। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में योग टीचर्स को सैलरी चेक सौंपे। योग टीचर्स को सैलरी चेक बांटने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले,
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इन्होंने जब योग क्लास बंद की तभी हमने ठान लिया था कि क्लास बंद नहीं होने देंगे। सीएम का दावा है कि दिल्ली के एलजी ने योगा सिखाने वाले शिक्षकों की सैलरी रोकी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत फ्री में योग क्लासेस लगाई जाती हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आज मुझे बेहद खुशी है कि हम लोग अपनी योगशाला को जारी रखने में कामयाब रहे। इन्होंने जब योग की क्लासेस बंद की तब हम सब लोगों ने ठान लिया था कि योगा तो बंद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब हमने ठाना था कि जो भी सम्मान राशि टीचर्स को मिलती है हम सब लोग मिलके इसको देंगे। तो मैं सभी डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सामने आके कंट्रीब्यूट किया और योगा के क्लासेस आज चल रही हैं। जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर। हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे, हम ये दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बन गई और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज़, इसको क्लासेस, हमारा टारगेट अभी हम 17,000 लोगों को योगा करा रहे हैं। मेरा टारगेट है कम से कम 20-25 लाख लोगों को हमें डेली योगा कराना है दिल्ली के अंदर। आप लोग पैसे की चिंता मत करना, जितनी और नई नई क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं वो नई नई क्लासेस शुरू करते जाइए आप। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचिए। जहां इवनिंग क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं वहां पे इवनिंग क्लासेस भी शुरू कराइए। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था, महिलाओं को इवनिंग क्लासेस ज़्यादा सूट करती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद पहुंचकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए और 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। हम यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार काम कर रही है। पीतल की नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचारों को सुनने, जानने और 424 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने हुनर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं। और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हरेक तबके को दी जा रही है। एक और सुरक्षा का बेहतर वातावरण। ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे। आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं या स्वयं प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है। शुक्रवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगर जिले के सुमरा खेड़ी गांव में पहुंची। यहां कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान अनुमा ने अग्निवीर योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे से देश इजराइल का मॉडल भारत में बिना सोचे समझे लागू कर दिया। इससे अपने लोगों को
सेना में एंट्री दी जा रही है। इस प्रयोग से भारतीय सेना कमजोर होगी, युवाओं का कुछ भी भला नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा के इस 86वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 3 खास वजहें हैं जिसके कारण ये शुरू हुई थी। पहली ये कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है वो बढ़ा, तो उसमें हम महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करते आए हैं। दूसरी बात यह कि समाज में जिस तरह की नफरतें हैं, और जो तीसरी बात है वो है कि सरकार का बहुत ज़्यादा संस्थाओं पर दखल। इस सरकार ने कुछ अलग तरह के प्रयोग किए। एक किताब स्टार्टअप नेशन जो इजराइल के ऊपर लिखी गई थी, एक अमेरिकन और एक इजराइली ने लिखी, और उसमें क्या था कि जो नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट हुए, यानी कि एक सफलता की स्टोरी। तो 70 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल का मॉडल हमारे 135 करोड़ लोगों के देश पर अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन के, जैसे बाकी चीजें बिना डिस्कशन के होती हैं। हमें वेटरन्स को ये लगता है कि ये एक खास तरह के लोगों को आर्मी में भर्ती देने का तरीका है जिससे आर्मी और भी कमजोर हो, और केवल उनके लोग, जैसे हिटलर ने एसएस आर्मी को बनाया था, अपने ही लोगों को एंट्री दी थी, उस तरह की कहानी है। क्योंकि इससे सेना का तो नुकसान है ही, क्योंकि सेना जिसको ट्रेन करेगी वो बाहर निकल जाएगा, और युवाओं का ये नुकसान है कि वो किसी योग्य नहीं रहेंगे, बाहर जाके भी उनको वो सम्मान तो मिलेगा नहीं। भारत जोड़ो मोमेंट है, इवेंट नहीं है। इवेंट कभी 140 दिन तक नहीं चलता। इवेंट चलता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए। 140 दिन के लिए 12 राज्यों में रोज 24 किलोमीटर चलना, ये कोई इवेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। सम्मेलन के समापन के दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि ये सम्मेलन आपदा न्यूनीकरण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हम आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 10 सूत्रीय एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। कोई भी आपदा आती है तो आपदा के बाद तमाम सारे परिवारों को, चाहे जनहानि हो या क्षति हो, उसके संपदा में, उसके जो प्रॉपर्टीज में जो भी होती है, उससे उसका पूरा का पूरा लाइफ एक स्थिर हो जाता है। उसके लाइफ को एक नया धारा जो है उसको लेना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा, एक अभी विश्वव्यापी एक विपत्ति आई कोविड-19 के तौर पर, जो हमारे सामने बिल्कुल ताज़ा है। तमाम सारे लोगों की ज़िंदगी तो गई, तमाम सारे परिवारों को एक नई फिर से शुरुआत करने की जरूरत पड़ी। कैसे इस पूरी व्यवस्था को हम ऐसा कर दें कि हम पूरी तरह से इसके लिए कॉन्शियस रहें, इसको सही से एड्रेस करें, और जो हमारी हानि हो बिल्कुल मिनिमाइज हो। किसी भी घटना का पूरा एनालिसिस करके, एंड टू एंड, A to Z एनालिसिस करके उससे लर्निंग, चाहे वो हमारे गरीब परिवार को हो, सामान्य परिवार को हो, शहर को, देहात को हो, छोटे हमारे उद्योगों को हो, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को हो, सब जगह क्या उसका असर पड़ा, क्या करें कि भविष्य में, ताकि एवरी इंसिडेंस इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो 10 पॉइंट एजेंडा में डाल करके उसको हमें प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से हम उस लर्निंग से हर एक को तैयार कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा जो NDMA के जो यहाँ पे अधिकारी जिन्होंने इस पूरे इस वर्कशॉप को स्पॉन्सर किया और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज किया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई, कहा ईश्वर उन्हें दीर्घायु और आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करे। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा लटकाना भटकाना इनकी फितरत है, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। राष्ट्रपति ने उड़िया फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री झरना दास के निधन पर जताया शोक। एमसीडी चुनाव के दिन सुबह तड़के 4 बजे से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं। महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा, कार के ट्रक से टकरा जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया पुलिस की हिरासत में मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार, भारत की खुफिया एजेंसी ने दी जानकारी। सीढ़ियों से गिरे सिंगर जुबिन नौटियाल, सिर में आई चोट, कोहनी पसलियां भी टूटी। कोरोना के नए आंकड़ों से मिली राहत, देश में सिर्फ 275 नए मामले आए,
एक्टिव केस भी घटे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।